Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. And today is our second lecture for course Design of Structures. This course is for BSc Civil Engineering, final year students, 8th semester, fall 2016, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 2 and week number 2. As we discussed in our previous class, these are general reference textbooks for you. और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई रिइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन की बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. In our upcoming lectures regarding bridge design, I will try my best to provide you ASHTO bridge design manual. Even you can search it or download it from the internet. So the topic of today's lecture is effect of surcharge on the retaining walls. Surcharge basically क्या होता है और ये किस तरह से retaining walls के ऊपर variety of forces या variety of जो है वो pressures apply करता है और इनकी वजह से जो है different types of failures appear हो सकते हैं possibly in the case of retaining walls. वो हम आज डिस्कस करेंगे. Summary of the previous lecture. In previous lecture हमने डिस्कस किया कि what is retaining wall. A retaining wall is a type of structure that provides an stability for loose and compacted soil on unequal levels of land या unequal levels of ground. जब आपके पास दो unequal elevations हो ground की, उस केस के अंदर आप एक retaining wall structure provide करते हो जो कि stability provide करता है. इसकी वैरायटी ऑफ यूजेस हैं. मोस्टली जो है वो ये हाईवेज और रेलवेज के अंदर यूज होता है. इसको हम जो है वो ब्रिज के एबटमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. घर के अंदर जो है वो बेसमेंट वॉल्स के तौर पे भी यूज हो सकता है. इसके अलावा जो है अगर आप एज ए स्टोरेज रिजर्वायर्स के फॉर्म में या सीवेज ट्रीटमेंट वाटर टैंक्स वगैरह या एनी अदर टाइप ऑफ ग्रेन्स और ओर्स और लिक्विड्स को जो है वो रिटेन करने के लिए भी आप रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. उसके बाद हमने इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल डिस्कस किया था. इंटरनल फ्रिक्शन जो है एक सॉइल का कोई हीप बना लें आप फॉर एग्जांपल, तो जब आप उस हीप के ऊपर सॉइल को ऐड करते जाएंगे तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के ऊपर जो सॉइल के बारीक पार्टिकल्स हैं वो स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करते हैं. और एक सर्टेन पॉइंट ऐसा भी आता है जिसके अंदर हाफ ऑफ द सॉइल जो है वो एक फेल्यूर अपीयर हो जाता है. उसके अंदर जो है वो एक शेयर फेल्यूर डेवलप हो जाता है और हम उस शेयर फेल्यूर का जो एंगल है उसको मेजर करते हैं. दैट एंगल बेसिकली इज नोन एज एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल्स. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप जो है वो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का है. ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल इज नॉर्मली मेड ऑफ ब्रिक मैसनरी, ब्लॉक और स्टोन मैसनरी, और इसको आप प्लेन कंक्रीट से भी बना सकते हैं. ये स्ट्रक्चर बेसिकली अपना एक इसका जो हैवी वेट है, इसका जो सेल्फ वेट है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और इसी अपने वेट की वजह से ये जो रिटेन्ड मटेरियल होता है या बैकफिल मटेरियल होता है उसको एक स्टेबल पोजीशन के अंदर बरकरार रखता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप इज सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल. सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल इज अ कंपोजिट रिटेनिंग वॉल जिसके अंदर थोड़ा सा हम जो है वो मैसनरी और रिइंफोर्समेंट का एज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं. समहाउ कुछ रिइंफोर्समेंट यूज करने से इसके जो डायमेंशंस हैं उनको भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है और इसकी जो बेयरिंग प्रेशर कैपेसिटी है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है. थर्ड, द मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप एंड मोस्ट सक्सेसफुली यूजेबल टाइप इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के तमाम जो मेंबर्स हैं, आइदर हील हो गया, स्टेम हो गया और टो हो गया, ये सारे इंडिविजुअल मेंबर्स एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कैंटिलीवर. उसी वजह से हम इसको एज अ कैंटिलीवर कंसीडर करते हैं. कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो है अराउंड अप टू 20 फीट हाइट तक आप इसको इजीली एंड सक्सेसफुली जो है वो आप बना सकते हैं. The fourth important type is counterfold retaining wall. Counterfold retaining wall is like a cantilever retaining wall, लेकिन इसके अंदर जो है हम जो स्टेम और जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट यानी कि जो हील एंड टो की जो कंपोजिट प्लेट है उसको हम बेस प्लेट के अंदर कंसीडर करते हैं. तो बेस और स्टेम के दरमियान हम इंक्लाइंड ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं ऑन द साइड ऑफ बैकफिल. जो बैकफिल मटेरियल है उसी तरफ जो है वो हम इंक्लाइंड ब्रेसेस प्रोवाइड कर देते हैं स्टेम और बेस प्लेट के दरमियान, ताकि जो है वो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव की जा सके, उसकी बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव की जा सके, उसका बियरिंग जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं बैकफिल की वजह से उन फोर्सेस को वो इजीली हैंडल कर सके.
These inclined braces are known as counterforts, and due to this counterfort, this type of retaining wall is known as a counterfort retaining wall. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बट्रेस रिटेनिंग वॉल। बट्रेस रिटेनिंग वॉल इज सिमिलर टू काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, लेकिन काउंटरफोर्ट के अंदर जो हम काउंटरफोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो बैकफिलिंग साइड पे होती हैं। इस बट्रेस रिटेनिंग वॉल के अंदर जो हम बट्रेसेस प्रोवाइड करते हैं या इंक्लाइंड ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं वो आपकी अपोजिट टू बैकफिल साइड पे होती हैं या फ्रंट साइड के ऊपर होती हैं, और ये फॉर द लोड कैरिंग कैपेसिटी तो अच्छे हैं, बेयरिंग प्रेशर के हवाले से जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपका जो आउटर सरफेस है वहां पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उस सरफेस को आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते, एज जो है वो एक इंटरफेरेंस डेवलप करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किए फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल्स। 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो कि रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज प्रेशर एट रेस्ट। प्रेशर एट रेस्ट के अंदर आप यूं कंसीडर कर लें कि वी हैव टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑन द वॉल, ऑन द रिटेनिंग वॉल। अगर आप किसी भी किस्म की लैटरल मूवमेंट अलो नहीं करते रिटेनिंग वॉल के ऊपर, इट विल बी कंसीडर एज अ प्रेशर एट रेस्ट, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ उसका अपना सेल्फ वेट एक्ट कर रहा होता है। एंड सेकेंड केस के अंदर हमारे पास आता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर केस के अंदर जो आपका बैकफिल मटेरियल है, वो बैकफिल मटेरियल एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है वॉल के ऊपर, और ये वॉल को बाहर की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ धकेलना शुरू करता है। दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज एन एक्टिव अर्थ प्रेशर। और वो सॉइल की एक्सपेंशन की वजह से भी जनरेट हो सकते हैं। जब आपकी बारिश वगैरह हो जाती है, बैकफिल मटेरियल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वहां से वैरायटी ऑफ फोर्सेस जनरेट होती है, उस वजह से भी आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट फोर्स है वो आपकी आती है प्रेशर जो पैसिव प्रेशर। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रेशर इज पैसिव प्रेशर। पैसिव प्रेशर के अंदर वही आपका बैकफिल मटेरियल अगर कंप्रेस हो जाता है और एक कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट करता है लाइक अ सक्शन प्रेशर, तो वो आपके रिटेनिंग वॉल को अंदर की तरफ जो है वो मूव करवाना स्टार्ट करता है टूवर्ड्स द बैकफिल। दैट प्रेशर बेसिकली इज नोन एज अ पैसिव अर्थ प्रेशर। उसके बाद हमने थ्योरीज डिस्कस की। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वह रैंकाइन्स थ्योरी और कूलम्ब्स थ्योरी। रैंकाइन्स थ्योरी और कूलम्ब्स थ्योरी तकरीबन जो है वो एक जैसी और सिमिलर अजम्पशंस के ऊपर डेवलप की गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज थ्योरीज कैन बी यूज्ड फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स एंड दीज थ्योरीज कैन बी यूज्ड फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। उसके बाद जो है वो हमारे पास the backfill material has a plane surface and somehow we have an internal friction between the soils. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि रैंकाइन्स ने कंसीडर किया कि जो वेज डेवलप होती है या जो आपका सॉइल के अंदर इंक्लाइंड फेल्यूर डेवलप होता है, दैट पोर्शन ऑफ वेज सॉइल इज कंसीडर्ड एज अ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मकसद कि इसके अंदर सॉइल के अंदर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कभी भी शेयर फेल्यूर अपीयर हो सकता है। बाकी जो सॉइल है, रिमेनिंग सॉइल इज कंसीडर्ड एज एन इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन कूलम कहते हैं कि जो वेज है या जो फेल्ड सॉइल का जो वेज है, दैट वेज बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड प्लेट, एज अ रिजिड वेज। और इसी बेस के ऊपर उन्होंने डिफरेंट जो है वो अपनी इक्वेशंस डेवलप की और इक्वेशंस सजेस्ट की, और उन इक्वेशंस को हम जो है वो अपने एनालिसिस एंड डिजाइन पर्पसेस के अंदर यूज भी करते हैं। सब टॉपिक्स फॉर टुडेज लेक्चर आर इफेक्ट ऑफ सरचार्ज लोडिंग। सबसे पहले हम सरचार्ज लोडिंग को डिस्कस करेंगे। सरचार्ज लोडिंग इन केस ऑफ यूनिफॉर्म किस तरह से एक्ट करता है, इन केस ऑफ पार्शियल यूनिफॉर्म किस तरह से एक्ट करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन ऑन द बेस ऑफ द वॉल, कि बेस वॉल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस जो है वो किस तरह से जनरेट करती हैं, इधर फेल्यूर अपीयर करवा सकता है या नहीं। वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि जिसके ऊपर आपका बेस प्लेट पूरा लोड अप्लाई कर रहा है, क्या वो दैट सॉइल बेसिकली कैन बियर दैट टाइप ऑफ लोड और नॉट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल बैकफिल की वजह से जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स अप्लाई हो रही हैं, क्या वो आपके रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करवा सकते हैं। तो उस ओवरटर्निंग से बचने के लिए हम स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल लोडिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन फैक्टर्स। उसके बाद प्रोपोर्शंस ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स। प्रोपोर्शंस के अंदर हम
जो रिटेनिंग वॉल के डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल्स हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डायमेंशंस को चूज करना है हमने. Then we will discuss about the design requirements suggested by the codes and standards, and finally we will discuss about the drainage conditions. Retaining walls, effect of surcharge. Different types of loads are often imposed on the surface of backfill behind a retaining wall. तो हम सब जानते हैं कि जो backfill material है सॉइल के पीछे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपके वॉल के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है. अब जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंसीडर किया कि एक हमारे पास रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है वो उसी की लेवल पे इक्विवेलेंट टू दिस लेवल दिस हाइट हमारे पास ये एक बैकफिल मटेरियल है. ये बैकफिल मटेरियल इस बैकफिल मटेरियल की वजह से हमने कंसीडर किया कि एक यूनिफॉर्मली लीनियर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो आपकी एक इंटेंसिटी या एक प्रेशर जो है वो इस वॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है. लेकिन इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि एज अ सरचार्ज के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि एडिशनल लोड. इस केस के अंदर हम एडिशनल लोड किस तरह से कंसीडर करते हैं कि बैकफिल जो हमारा है वो इसकी हाइट से ऊपर है, यानी कि जो रिटेनिंग वॉल की हाइट है वो जो बैकफिल मटेरियल है उसकी जो हाइट है वो रिटेनिंग वॉल की हाइट से ज्यादा है. इस केस के अंदर इस जो हाइट है उसको हमने यूनिफॉर्मली ट्रीट किया कि कंसीडर इट एज अ यूनिफॉर्मली एक्टिंग सरचार्ज लोड. अब इस सरचार्ज की वजह से जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर की वो डिफरेंट हो जाती है कि हम इस सरचार्ज की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन हाइट से कंसीडर करते हैं. ये डिस्टेंस बेसिकली कितना होना चाहिए, ये आपकी हाइट बेसिकली कंसीडर होती है एज अ सरचार्ज हाइट. इस सरचार्ज हाइट की इंटेंसिटी को हम किस तरह से निकालते हैं, जो आपकी सरचार्ज की इंटेंसिटी है उसको हम इसी सरचार्ज के अंदर जो मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अगर एडिशनल बैकफिलिंग है तो जो आपकी सॉइल बैकफिलिंग के अंदर यूज हुई है उसकी जो डेड वेट या उसका जो यूनिट वेट है उससे हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिससे हम बैकफिलिंग की जिससे हम सरचार्ज हाइट को कंसीडर करते हैं. For the wall shown in figure 14.5, the horizontal pressure due to surcharge is constant throughout the depth of the retaining wall. कि आपका जो horizontal pressure है, अब इस height की वजह से हमने एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसीडर किया जो कि आपका इस सरचार्ज की वजह से डेवलप हुआ और ये यूनिफॉर्मली लोड आपके इस मेंबर के ऊपर एज एन हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है. अगर आपके पास टोटल यूनिफॉर्मली सरचार्ज लोड एक्ट कर रहा था उस केस के अंदर. अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है. इस रिटेनिंग वॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बैकफिलिंग मटेरियल है उसकी हाइट आपके इस रिटेनिंग वॉल के स्ट्रक्चर से ज्यादा है. तो हमने इस केस में क्या कंसीडर करना है कि जो हमारा मटेरियल है इसकी जो ओवरऑल हाइट या जो मटेरियल है इसकी जो ओवरऑल इंटेंसिटी है या प्रेशर है उसको हम इसी मटेरियल की डेंसिटी या यूनिट वेट से डिवाइड करके हम एक सरचार्ज हाइट कंसीडर करेंगे और उस सरचार्ज हाइट की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ उस प्रेशर को हम इस वॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल के अंदर अप्लाई करेंगे. तो वहां से हमें जो है प्रेशर इंटेंसिटीज या कैलकुलेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फोर्सेस हमें मालूम पड़ेगा. उन फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं बाय द डिजाइनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल. अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक रोड है. इस रोड के ऊपर आपकी हैवी मशीनरी वगैरह या हैवी व्हीकल्स वगैरह गुजरते हैं. तो ये आपका हैवी व्हीकल्स जो भी गुजरते हैं वो आपका एज एन एडिशनल सरचार्ज लोड इस रोड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. अब दूसरे केस के अंदर इस रिटेनिंग वॉल के सराउंडिंग में आपका लिक्विड प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. अब दोनों केस के अंदर इस वॉल के ऊपर दोनों डायरेक्शंस में आपके प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं. तो इसका डिजाइन और पिछली वाली डायग्राम का जो डिजाइन था वो दोनों डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे वेरी कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. उस वजह से हमने जो है वो वॉल को डिजाइन भी उसी केस के अंदर उसी तरह से करना है. नाउ अब हमने क्या कंसीडर किया कि जो डायग्राम थी जो सरचार्ज हाइट था वो सरचार्ज हाइट हमें मिल गई. उस सरचार्ज हाइट की जो इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो HS इज इक्वल्स टू WS यानी सरचार्ज का जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. इससे हम एक सरचार्ज हाइट को कैलकुलेट करते हैं. देन द टोटल प्रेशर जो आपकी वॉल के ऊपर टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है
वो आपका टोटल प्रेशर। अव्वल तो हमारे पास जब कल वाले केस में सिर्फ एक ट्रायंगुलर लोडिंग अप्लाई हो रही थी, आज हमारे पास दो लोडिंग्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि सरचार्ज की वजह से हमने जो एक रेक्टेंगुलर लोडिंग कंसीडर की, जो कि बैकफिल के ऊपर आपके एक बैकफिल की साइड से हमारे वॉल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और सेकंड हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोडिंग हो गई, जो कि आपकी वही लीनियर ट्रेपेजॉइडल जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोडिंग की या प्रेशर इंटेंसिटी की, वो हमारी h/3 डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रही है। तो दोनों प्रेशर्स का जो सम है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल, जो कि हमारे वॉल को ओवरटर्न करवा सकता है, जो कि हमारे वॉल को फेल करवा सकता है। So both pressures are here. Total pressure basically is known as HA1, HA2, दोनों एक्टिव प्रेशर्स हैं। मजीद इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, जैसे हम कल कंसीडर कर रहे थे, एक हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, उसके बाद जो है वो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, और मजीद जो है वो उसकी डिफरेंट हाइट्स कंसीडर कर रहे थे कि जो हमारा मटेरियल है, बैकफिलिंग मटेरियल, उसकी हाइट्स वगैरह हैं। तो उसी हवाले से जो है वो मजीद इक्वेशंस को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। Now, in second case, consider a partial uniform load acting at a distance from the wall. Only a portion of total surcharge pressure affects the wall. अब सेकंड केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज सरचार्ज का जो लोड है वो हमारा इसके कॉर्नर से या इसके एज से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पार्शियल सरचार्ज लोड एक्ट कर रहा है थोड़ा सा वॉल से पीछे हटके। तो इसकी जो इंटेंसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल वॉल के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रही। उसकी इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जहां पे सरचार्ज खत्म हो रहा है वहां पे 45 डिग्री के ऊपर हम एक लाइन डेवलप करते हैं, जो कि लाइन लेट सपोज हमने नाम दे दिया AB। जहां पे ये लाइन आपकी स्टेम या वॉल को कनेक्ट करती है या टच होती है, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करते हैं, जो कि उस पॉइंट से आपका एक प्रेशर इस पार्शियल सरचार्ज लोडिंग की वजह से एक्ट कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्टिव प्रेशर 1 हो गया। उसके बाद आपकी ट्रेपेजॉइडल लोडिंग, जो कि पूरा बाकी जो बैकफिलिंग मटेरियल है उसकी वजह से डेवलप हुई, और इन दोनों का सम कंसीडर होता है एज एन टोटल सरचार्ज लोड, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल। इन केस ऑफ अ व्हील लोड, लेट्स सपोज कि इसी तरफ से हमारे पास यहाँ पे कोई व्हील का कॉन्सेप्ट है, या हमारे पास कोई रोड है जिसके ऊपर आपके व्हीकल्स वगैरह मूव कर रहे हैं। उस केस के अंदर हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रेशर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ सरचार्ज, वो हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो है वो हम उसको एज अ यूनिफॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं फ्रॉम द एज टू अदर एज। तो उसके बाद जो है वो एस्ट्रो स्पेसिफिकेशंस नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द केसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ रोड जो कि आपके रिटेनिंग वॉल के साइड में स्टार्ट हो रहा होता है। देन उसके बाद हम आते हैं फेल्यूर्स के ऊपर, कि रिटेनिंग वॉल के अंदर जो आपके सरचार्ज लोडिंग्स हैं, एक तो ऑलरेडी हमारे पास बैकफिलिंग मटेरियल ऑलरेडी था, ऊपर से हमारे पास जो है वो एडिशनल लोड सरचार्ज के केसेस में भी आ गया, इधर फुली सरचार्ज लोड भी आ सकता है, इधर जो है वो पार्शियल सरचार्ज लोड भी आ सकता है। तो इन केसेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स अपीयर हो सकते हैं पॉसिबली रिटेनिंग वॉल के अंदर। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ फेल्यूर इज फ्रिक्शन ऑन द रिटेनिंग वॉल बेस। अब इस चीज से हमारा क्या मकसद है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल टेंड्स टू पुश द वॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, कि अगर आपके जो फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन आर इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, या तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 हो जाए, उस केस के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर एज एन स्टेबल पोजीशन। अब यहाँ पे हमारे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं सरचार्ज की वजह से, बैकफिल की वजह से, वो सारे आपके रिटेनिंग वॉल के ऊपर एज एन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये रिटेनिंग वॉल जो है ये बाहर की तरफ मूव करे, और हमें इस मूवमेंट को रोकना है एज टू बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। द रिटेनिंग वॉल बेस must be wide enough to resist the sliding of the wall। अब ये सबसे पहला जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल के ऊपर, वो सबसे पहला फोर्स कौन सा है,
आपकी फ्रिक्शन का फोर्स है कि बाहर की तरफ आपके जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं मेंबर के ऊपर, वो आपके मेंबर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। लेट्स सपोज यहाँ पे ये डायग्राम आपको सिंपली फ्रिक्शन दिखा रहा है। द रिटेनिंग वॉल बेस मस्ट बी वाइड इनफ टू रेजिस्ट द स्लाइडिंग ऑफ द वॉल। लेट्स सपोज अब कि जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर जो अप्लाई हो रहे हैं वो आपके स्ट्रक्चर को स्लाइड करा सकते हैं। स्लाइडिंग मतलब कि पूरा जो रिटेनिंग वॉल है उसको धक्का देके बाहर की तरफ सीधा सीधा बाहर की तरफ ले आना। The coefficient of friction to be used is that of soil on concrete for coarse granular soil and shear strength of the cohesive soils। अब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या रगड़ जो डेवलप हो रही है आपकी बेस प्लेट और सॉइल के दरमियान, दैट थिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी स्टिफर सॉइल है, नीचे आपका बेस जो है सॉइल, जिस सॉइल के ऊपर लैंड किया हुआ है, जिस सॉइल के ऊपर आपने बेस प्लेट बनाई हुई है रिटेनिंग वॉल की, अगर उन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं है इन केस ऑफ सॉइल और कंक्रीट के दरमियान, ये ग्रेनुलर मटेरियल्स हैं या कोहेसिव मटेरियल्स हैं, कोई भी किस्म का फेल्यूर जनरेट करा सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस हो सकती है। उस केस के अंदर आपका वॉल जो है वो, अगर सॉइल आपका वीकर है वहां पे, तो वो बाहर की तरफ स्लाइड डाउन हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक प्रेशर पुलिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ किसी भी मेंबर के अंदर, तो ये मेंबर बेसिकली इस सरफेस के साथ एक फ्रिक्शन जनरेट करता है। दिस फ्रिक्शन बेसिकली इज नोन एज अ जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर इस डायग्राम को हम जूम्ड फॉर्म में देखेंगे, अगर एक माइक्रोस्कोपिक इमेज के जरिए देखें, तो दोनों सरफेसेस अगर रफर टेक्सचर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपका एक बेहतर बॉन्ड प्रोवाइड करता है, जिससे आपका मटेरियल जो है वो स्लाइड के अगेंस्ट चला जाता है, आपका स्लाइड नहीं हो पाता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर ये मटेरियल एक स्मूदर सरफेस दे रहा है, एक स्मूदर इंटरेक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, तो ये आपका जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा ये आपका जो है वो लैंड स्लाइडिंग कर जाएगा, या आपका जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो स्लाइड हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू यानी कि सॉइल और कंक्रीट के दरमियान कोफिशिएंट, कंक्रीट और कंक्रीट के दरमियान भी हो सकता है, सॉइल और सॉइल के दरमियान भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दैट मे बी अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर एज फॉलोज। कि कोर्स और स्टैंडर्ड्स की तरफ से जो सजेस्टेड जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इस तरह से वेरी करती है कि अगर मैं कोर्स ग्रेड सॉइल्स को कंसीडर करता हूं, कोर्सर सॉइल्स को कंसीडर करता हूं विदाउट सिल्ट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अराउंड 0.55। लेकिन अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी, इसी सॉइल के अंदर अगर मैं थोड़े से फाइनर पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट ऐड कर देता हूं सेम कोर्सर सैंड के अंदर, तो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, 0.55 से 0.45 हो जाता है। कि फ्रिक्शन जो है वो आपकी कम होती जा रही है अगर आपके फाइनर पार्टिकल्स या सिल्ट वगैरह वहां पे ऐड हो जाता है। अगर आपका टोटली सिल्ट होता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन कितनी 0.35 हो जाती है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। और अगर आपके पास साउंड और स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, उस केस के अंदर आपको कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0.6 हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि रॉक इटसेल्फ इज अ हार्डर सब्सटेंस एंड रफर सरफेस। और रफर सरफेस और कंक्रीट का उसके ऊपर जो आप जब लैंड करवाते हो बेस प्लेट कंक्रीट की उस हार्ड सरफेस के ऊपर बनाते हो, तो उनके दरमियान एक फ्रिक्शन का जो एक लेवल जनरेट होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जनरेट होता है, जो कि आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल के ऊपर, उनको वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है। देयरफॉर द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपके पैसिव प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं, और साथ में जो है वो आपकी वॉल और आपकी बेस प्लेट और ये सॉइल के दरमियान एक फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। देयरफॉर द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बेस टू रेजिस्ट द स्लाइडिंग इफेक्ट इज mu r plus hp, where mu is the coefficient of friction, r is the vertical force acting on the base। कि जो आपके फोर्सेस है, फोर्सेस के बेसिकली कंपोनेंट्स बनते हैं मजीद। जब आपका एक इंक्लाइन फोर्स एक्ट कर रहा होता है आपके, उस इंक्लाइन फोर्स की वजह से दो कंपोनेंट्स बनते हैं, वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट बनता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट बनता है। और hp बेसिकली इज अ पैसिव रेजिस्टिंग फोर्स, कि एक्टिव प्रेशर तो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, क्या सॉइल के अंदर कोई ऐसा भी पावर है जिसकी वजह से थोड़े से बहुत
पैसिव प्रेशर्स भी जनरेट हों और थोड़ा उसके साथ फ्रिक्शन भी साथ दे जाए, तो जो हमारे एक्टिव अर्थ प्रेशर्स हैं उनको हम इजीली रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम जो है वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है और टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। दोनों को हम कंसीडर करके इससे जो है वो हम एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि इधर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इट्स गुड अगेंस्ट स्लाइडिंग और इट विल स्लाइड। दोनों केसेस के अंदर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। So therefore the for friction on the retaining wall base को जब भी हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स के जो therefore for the design of friction on the retaining wall base हम factors of safety consider करते हैं कि let's suppose हम जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी एडिशनल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड कर दें, let's suppose, तो क्या हो जाता है उससे हमारे पास एक additional safety आ जाएगी। तो therefore the court suggested that the factor of safety against sliding is 1.5, more than 1.5। कम से कम आपने 1.5 जो है वो factor of safety कंसीडर करनी है। The factor of safety against sliding should not be less than 1.5 if passive resistance is neglected। Let's suppose जब सॉइल के अंदर दोनों प्रेशर एक्ट करते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टिव प्रेशर भी होता है, पैसिव प्रेशर भी होता है। एक्टिव प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आपके वॉल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और इनको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ सॉइल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, एक्सेक्शन प्रेशर की वजह से पैसिव फोर्सेस भी जनरेट होता है। अगर आप पैसिव फोर्सेस को निग्लेक्ट कर रहे हो तो कम से कम जो है वो आपने 1.5 सेफ्टी फैक्टर जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप पैसिव फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हो तो आपका जो सेफ्टी फैक्टर है दैट मस्ट अराउंड 2, कम से कम आपने 2 प्रोवाइड करना है। सेकेंड टाइप ऑफ फेल्यूर इज बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे सॉइल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने पूरा कंप्लीट रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर सॉइल जो है वो स्ट्रॉन्गर है, अच्छी क्वालिटी का है, उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है, मटेरियल जो है वो आपके लाइक रॉकी सब्सटेंसेस हैं, रॉकी मटेरियल्स हैं, उस केस के अंदर जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। या हमारे पास जो है वो जैसे ब्लैक कॉटन्स हैं या वीकेस्ट सॉइल्स हैं, उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास वेरियस सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी इज एबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग सॉइल जो कि आपकी सपोर्ट कर रही है रिटेनिंग वॉल को, to support the weight of the structure, कि मटेरियल जो आपका नीचे सॉइल है जिसके ऊपर आपने रिटेनिंग वॉल बनाया है, उस रिटेनिंग वॉल की जो वजन है अपना, उसको वो सॉइल बियर कर सके, कोई सेटलमेंट जनरेट ना हो, कोई यूनिफॉर्म सेटलमेंट जनरेट ना हो, कोई पार्शियल सेटलमेंट जनरेट ना हो, कोई डिफरेंशियल सेटलमेंट जनरेट ना हो। इस केस के लिए टू बी ऑन सेफ साइड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सजेस्ट करते हैं दैट इज अराउंड 2। अब इस पिक्चर्स के अंदर आपको क्लियर एक मजीद आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से बैक फिलिंग साइड से हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स अप्लाई होते हैं तो ये आपके स्ट्रक्चर को, पूरे के स्ट्रक्चर को आपको बाहर की तरफ धकेलते हैं। दिस थिंग बेसिकली इज नोन एज स्लाइडिंग। सेकेंड थिंग इज ये आपका पूरा कंप्लीट रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं जो एक्टिव अर्थ प्रेशर्स हैं, और वो आपके स्ट्रक्चर को टिल्ट करवा दें, ओवरटर्न करवा दें। दिस थिंग इज नोन एज एन ओवरटर्निंग फेल्यूर। थर्ड इज द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, कि अगर आपका ये जो प्रेशर या सॉइल्स वगैरह अप्लाई हो रही हैं, कोई इंक्लाइन प्रेशर्स वगैरह अप्लाई होता है और उसके कंपोनेंट्स जो हैं, अगर कोई वर्टिकल फोर्सेस की वजह से इसकी सॉइल के अंदर कोई सेटलमेंट जनरेट हो, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी फेल्यूर। एंड थर्ड इज द ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, जिसके अंदर आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टिल्ट कर जाता है या आपकी जो नीचे सॉइल की कंडीशंस हैं वो आपकी उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ट्विस्ट हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फेल्यूर इज स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग क्या होती है? जैसे ही आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं रिटेनिंग वॉल के, या आपके पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से टिल्ट करवाएं, ओवरटर्न करवाएं, इसके अगेंस्ट हम स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर टेंड्स टू ओवरटर्न द रिटेनिंग वॉल अबाउट 0.0 ऑन द टॉप। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है। इस रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर वैरायटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो आपके सरचार्ज में इसमें कंसीडर नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है।
इस हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स की वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर जनरेट हुआ, वो रिजल्टिंग प्रेशर आपका यहाँ एक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी के ऊपर, और ये दिस 0 पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपका टो वाली साइड के ऊपर है। द ओवरटर्निंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू h/3 कि आपका ये जो ओवरटर्निंग मूवमेंट जनरेट हो रही है इस प्रेशर की वजह से, जो मूवमेंट जनरेट हो रही है ओवरटर्निंग, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3 जनरेट हो रही है। ये आपकी ओवरटर्निंग मूवमेंट है, HA मूवमेंट, ओवरटर्निंग मूवमेंट जो कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट हो रही है। The weight of the concrete and soil tends to develop a balancing moment to resist the overturning movement. कि अगर इस प्रेशर या फोर्स की वजह से जो आपकी ओवरटर्निंग मूवमेंट बन रही है, उसको ये जो कंक्रीट और रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है, स्टील और कंक्रीट का जो आपने कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाया है, ये उस मटेरियल की सामने जो है एक बैलेंसिंग मूवमेंट जनरेट करता है। अगर बैलेंसिंग मूवमेंट और ओवरटर्निंग मूवमेंट जो है वो आपके सिमिलर हैं या ऑलमोस्ट इक्वल हैं, स्ट्रक्चर विल बी इन स्टेबल पोजीशन। अगर ओवरटर्निंग मूवमेंट आपकी बैलेंसिंग मूवमेंट से एक्सीड कर जाती है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो टिल्ट कर जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा या जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा। So again the balancing movement for the case of wall is shown in figure 14.7, जिसके अंदर हम वैरायटी ऑफ फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं कि हम किस तरह से बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालते हैं। बैलेंसिंग मूवमेंट निकालने के लिए हमने वैरायटी ऑफ प्रेशर्स एंड फोर्सेस कंसीडर की। कौन से? स्ट्रक्चरल वेट्स, स्ट्रक्चर का अपना वजन, ये आपके स्टेम का वजन, ये आपकी बेस प्लेट का वजन W3, आपके जो रिटेन्ड सॉइल मटेरियल जो है उसका अपना वजन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो इन तमाम चीजों से हम सम ऑफ ऑल फोर्सेस या सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, और उन तमाम मूवमेंट्स का जो सम है दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन बैलेंसिंग मूवमेंट। देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज, इसमें मजीद जो है वो एहतियात के लिए हम एक्स्ट्रा एडिशनल जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी 2 कम से कम होनी चाहिए, 2 से ज्यादा रखें, अदरवाइज जो है वो 2 हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू। The resulting of all forces acting on the retaining wall intersects the base at point C. प्रीवियस पिक्चर के अंदर हमने देखा कि तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टिंग फोर्स है R, वो इंक्लाइनली एक्ट कर रहा है पॉइंट C के ऊपर। अब ये पॉइंट C बेसिकली आपका, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपका पॉइंट C है, ये आपका सेक्शन है, ये आपका पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइडल जोन है, ये आपका सेंट्रॉइड है पूरे सेक्शन का। अगर आप इसी रेक्टेंगुलर पोर्शन को आप कंसीडर करें जो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल को, तो ये सेंटर के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर रिजल्टिंग फोर्स। ये रिजल्टिंग फोर्स एट पॉइंट C यानी कि समहाउ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एक्ट कर रहा है। इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं एज एन इसेंट्रिक डिस्टेंस, कि सेंटर से, सेंट्रॉइड से आपका फोर्स जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो, दैट डिस्टेंस बेसिकली इज नोन एज एन इसेंट्रिक डिस्टेंस। अब कोड क्या कहते हैं? इन जनरल पॉइंट C डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द बेस, कि ये पॉइंट C जो है वो सेंटर तो नहीं है बेस का, बेस का सेंटर तो ये रहा यहाँ पे E पॉइंट E के आसपास, लेकिन C पॉइंट जो है E डिस्टेंस के ऊपर है। अब इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये सेंट्रॉइड के ऊपर होता तो सारी चीजें जो है वो यूनिफॉर्मली सॉइल के ऊपर नीचे जमीन के अंदर एक्ट कर रही होती हैं और सॉइल के ऊपर एक यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर थोड़ा सा सेंट्रॉइड से ऑब्जेक्ट के अंदर लोडिंग हट के चेंज है, उस केस के अंदर मजीद क्या है हमारे पास, दस कॉजिंग एन इसेंट्रिक लोडिंग ऑन द फुटिंग, कि सेंट्रॉइड से थोड़ा सा चेंज है तो इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई हो रही है। इट इज desirable to keep point C within the middle third to get the whole footing under soil pressure, कि कम से कम हमने कोशिश क्या करनी है कि जो आपका रिजल्टिंग फोर्स है that must be in the middle third of the base plate। मिडिल थर्ड किस तरह से? अगर ये आपकी टोटल बेस प्लेट है यहां से यहां तक, इसको मैं 3 हिस्से करता हूं L/3, ये दिस इज फर्स्ट पोर्शन L/3, मिडिल पोर्शन L/3 एंड जो है वो हमारे पास हील पोर्शन L/3, टो पोर्शन, मिडिल पोर्शन, हील पोर्शन एट L/3। तो जो हमारा रिजल्टिंग फोर्स है इट मस्ट लाई इन द मिडिल, जो थर्ड 1/3 जो स्ट्रिप है उसके अंदर ये फोर्स आपका एक्ट होना चाहिए। अगर इस 1/3 के अंदर एक्ट होता है, मिडिल स्ट्रिप के अंदर एक्ट होता है, इट विल बी कंसीडर एज अ, जो आपकी सॉइल है बेस प्लेट के नीचे, इट इज अंडर द प्रेशर,
यूनिफॉर्मली अंडर द प्रेशर। कि सेंट्रॉइड रीजन के अंदर है, थोड़ा बहुत सेंटर से थोड़ा मामूली सा इधर उधर है, लेकिन जो पूरा प्रेशर है वो हमारी सॉइल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चरल लोडिंग्स के ऊपर। स्ट्रक्चरल लोडिंग्स, कॉमन एक्सटर्नल लोडिंग हमारे पास क्या है? कॉमन एक्सटर्नल लोडिंग्स आर बैकफिल प्रेशर, जो आपका बैकफिल मटेरियल है, एंड इक्विपमेंट लोड्स। बैकफिल के ऊपर आप काम कर रहे हो, अपना रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हो, रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बनाते बनाते जो आपने वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इवन आपका अगर रोड है तो हैवी जो व्हीकल्स वगैरह गुजर रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं आपके रिटेनिंग वॉल के ऊपर। एंड जब कॉमन इंटरनल लोडिंग क्या है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेशर्स आते हैं, आपका पानी स्टोर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, या आपकी जो है वो बैकफिलिंग साइड के ऊपर पहाड़ी एरियाज या हिली एरियाज में बारिशें हुई, पानी जमा हो गया वहां पे, तो पानी जो जमा हुआ सॉइल के साथ मिक्स हो गया, वो आपका एक फ्लूइड प्रेशर जो है वो जनरेट करके आपके वॉल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अदर लोडिंग्स टू कंसीडर, अदर इंपॉर्टेंट लोडिंग्स कौन से? इम्पैक्ट लोड्स। हम सब जानते हैं इम्पैक्ट लोड जो है वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हो, एक फ्री फॉलिंग आप कह लो कि फ्री फॉलिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे सरफेस के ऊपर गिरता है वो एक इम्पैक्ट जनरेट करता है, एक सडन फोर्स जनरेट करता है, जो कि आपका डेंजरस जो है वो स्ट्रक्चर के लिए एक डेंजरस फोर्सेस जनरेट होती हैं, और वो स्ट्रक्चर हो सकता है पॉसिबिलिटी क्रैक हो जाए, या उसके अंदर कोई जो है वो एक मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होने की वजह से। सेकेंड थिंग इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लैटरल एंड इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्ट। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर हम पीछे जाएं पिक्चर के अंदर, या आपका एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपकी बैकफिलिंग सॉइल है, इस बैकफिलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बारिशें वगैरह हुई और यहाँ पे टोटल पानी आपका इस सॉइल के अंदर जो है वो पानी सीप कर गया, और यहाँ पे पूरा पानी इस सरफेस के अंदर स्टोर है। अब दो चीजें हैं कि ये सॉइल के अंदर जैसे ही पानी आया, पानी आने की वजह से ये एक एडिशनल फोर्स हाइड्रोस्टैटिक लेटरल डायरेक्शन के अंदर एज एन एक्टिव अर्थ प्रेशर के साथ इसके साथ ऐड हो जाता है, और ये सॉइल के ऊपर या अपने रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो है एक्टिव प्रेशर अप्लाई करता है। सेकेंड चीज, जब ये हाइड्रोस्टैटिक जो पानी है, ये पानी आपका इस स्ट्रक्चर के जो हील पोर्शन है इसके नीचे चला जाता है, नीचे चला जाए तो इसको ये ऊपर से उठा सकता है, इसको ओवरटर्न करवा सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो फेल्यूर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लेटरल एंड इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्ट, दोनों केसेस के अंदर जो है वो हमें पढ़ाया गया कि आपके साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डील करना होता है। नंबर थर्ड इज इंटरनल आइस प्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ लेटरल। कि आइस प्रेशर अब किस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज यही दोबारा पिक्चर है, पानी आपका स्टोर हो चुका है सॉइल के अंदर, जो है वो सॉइल ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, तमाम ये सैंड जो है वो सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है, और टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हो जाता है या माइनस में चला जाता है, और ये पानी जो है वो फ्रॉम लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ सॉलिड और आइस। तो आपको पता है आइस का जो वॉल्यूम है वो पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। इस केस के अंदर आपका एक अलग किस्म का दोबारा एक लेटरल जो है वो आइस की वजह से एक फोर्स अप्लाई हुआ, जो कि इस वॉल को ओवरटर्न करवा सकता है, स्लाइड करवा सकता है, और जो है वो फेल करवा सकता है। And final pressure is frost pressure. Frost pressure is the lateral and uplift direction के अंदर। Lateral is the horizontal pressure, uplift यानी कि नीचे से स्ट्रक्चर को कोई चीज ऊपर उठाए। Frost is also like a ice, जिसमें एक बर्फ की परत चढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि शबनम कह लो, या जो है वो पत्तों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है, या आइस का जो है एक हल्की सी परत जनरेट होती है। इसके अंदर लाइक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्रॉस्ट प्रेशर जो है वो भी आपके स्ट्रक्चर को अलग अलग किस्म के जो है लैटरल प्रेशर भी अप्लाई करता है और अपलिफ्ट प्रेशर भी अप्लाई करता है, और हमें जो है इन तमाम फोर्सेस को एक साथ डील करना है अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए। अब आते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस स्ट्रेंथ डिजाइन। स्टेबिलिटी के अंदर हमारा जो मेन पर्पस है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग या जो बनाए जाने वाला जो रिटेनिंग वॉल है, दैट मस्ट बी सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड अगेंस्ट बियरिंग प्रेशर। ये हमारे तीन फेल्यूर है कि सॉइल का बियरिंग प्रेशर अच्छा होना चाहिए जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉइल के जिसके ऊपर आपने स्ट्रक्चर बनाया है जिस सॉइल के ऊपर उसका, और आपकी जो रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है इन दोनों के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है
दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि स्ट्रक्चर आपका स्लाइड ना हो। एंड थर्ड, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट कर रहे हैं वो आपके वॉल को ओवरटर्न ना कर सकें। Stability design basically uses an actual loads and safety factors and assume the wall and footing are stiff materials. स्टेबिलिटी डिजाइन मेथड जो है वो इन तीनों चीजों को फोकस करने के लिए वो सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाई करता है, और सेफ्टी फैक्टर्स के अंदर वो एक्चुअल लोड को कंसीडर करके सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, और जो है वो वॉल और फुटिंग दोनों चीजों को वो स्टिफ ट्रीट करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड है, स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड इसी स्ट्रक्चर के अंदर चार चीजें कंसीडर कर रहा होता है: बेंडिंग मोमेंट्स, शियर फोर्सेस, टॉर्जन एंड बकलिंग। बकलिंग आपको ऑलरेडी पता है कि लेंथ वाइज जब लंबा मेंबर होता है वो सेंटर से जो है वो कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं, और टॉर्जन जो है वो ट्विस्टिंग फोर्स है, शियर यू ऑलरेडी नो दैट, एंड बेंडिंग इज द फ्लैट एस्पेक्ट। सो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड जो है वो हमें डिफरेंट लोड फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है rather than सेफ्टी फैक्टर्स। कि सेफ्टी फैक्टर्स जो है स्टेबिलिटी के अंदर हम सिर्फ सेफ्टी फैक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं, एक ही सेफ्टी फैक्टर है ताकि हम अप्लाई कर रहे होते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड है वो ज्यादा सेफर साइड पे चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, एक आपके लोड फैक्टर्स अप्लाई होते हैं और दूसरा जो है वो आपके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स, यानी कि लोड को आप कम करके कंसीडर करते हो और जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स हैं उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से आप उनको कम ट्रीट करके डिजाइन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड है कि जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको हमने रिड्यूस कर दिया बाय अप्लाइंग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, जिसमें हमें नॉमिनल वैल्यू मिल गए, और जो डेड लोड था उसके साथ हमने लोड फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया 1.2 का, लाइव लोड के साथ भी हमने 1.2 एज अ जो है वो लोड फैक्टर अप्लाई कर दिया, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर या लैटरल अर्थ प्रेशर के साथ हमने 1.6 एज एन जो है वो लोड फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर बेसिकली जो है वो सेफ्टी मार्जिन बहुत ही ज्यादा कंसीडर करता है बनस्पत जो है वो स्टेबिलिटी डिजाइन मेथड। अब आते हैं मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड्स एंड एम्प्टी इनसाइड, कि एक्सटर्नल लोड मैक्सिमम किस तरह से वॉल के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर रिटर्निंग वॉल एज यू कैन सी इन द ब्लू कलर, और ये आपका जो येलो कलर जो नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बैक फिलिंग कंसीडर करते हैं, एक यूनिफॉर्म बैक फिलिंग कंसीडर करते हैं, तो इस बैक फिलिंग में आपके पास दो चीजें आ गई, एक्सटर्नल लोड्स आ गए, इक्विपमेंट लोड्स आ गए, इनकी वजह से ये आपकी एक यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर हुई जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर रहा है। और ये आपका बैकफिल प्रेशर है, बैकफिल जो कि आपका लीनियर जो है वो एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जो कि आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के तौर पे वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है। और ये आपकी जो साइड है वो आपका फ्री साइड है, जो कि फ्रंट साइड ऑफ द वॉल है, ये आपकी बैकफिलिंग साइड है। इक्विपमेंट लोड डायग्राम इक्विवेलेंट टू एन एडिशनल 2 फीट ऑफ यूनिफॉर्म सॉइल लोडिंग, ये आप उसी तरह से कंसीडर कर रहे होते हैं जिस तरह से आपने इफेक्ट जो है वो सरचार्ज लोडिंग के केस के अंदर आपने हाइट ऑफ सरचार्ज कंसीडर की, इसी तरह से जो है वो हम एक कंजम्पशन ले रहे होते हैं इस केस के अंदर। नाउ अब कैंटिलीवर का आपको ऑलरेडी पता है, कैंटिलीवर जो है उसका एक एंड टॉप जो है वो फ्री होता है और बॉटम एंड जो है वो फिक्स होता है। लेकिन इन केस ऑफ रिटेनिंग, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स, अगर इसी मेंबर को मैं एक पिन सपोर्ट प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो पिन सपोर्ट है, तो इन दोनों की वजह से ये कैंटिलीवर्ड मेंबर हो गया, ये आपका सिंपली सपोर्टेड मेंबर हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे इसको देखते हैं हम किस तरह से जो है वो प्रेशर इंटेंसिटीज को ये फेस करता है। क्योंकि जब आपका प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी रिटर्निंग वॉल के ऊपर, लेट्स सपोज ये हमारा रिटर्निंग वॉल था, अगेन बैकफिल्ड मटेरियल है, बैकफिल्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वॉल के ऊपर। अब जब ये प्रेशर अप्लाई होता है ये वॉल को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है, इस ओवरटर्निंग की वजह से इसका जो हील का पोर्शन है, अपर पोर्शन, यहाँ पे आपके टेंसाइल फोर्सेस जनरेट होती है। और आपके क्यों जनरेट होती है टेंसाइल फोर्सेस, कि ये आपका वॉल जो है ये यहाँ इस तरफ डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ऊपर जो हील पोर्शन है इसके ऊपर सॉइल फिल्ड है, इस सॉइल की वजह से ये हील इटसेल्फ नीचे जा रहा है और ये फोर्स आपका वॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से इसका जो अपर सरफेस है ये बेसिकली टेंसाइल फोर्सेस को फेस करता है। और इसी तरह से जो टो का बॉटम रीजन है वो भी आपका टेंसाइल फोर्सेस को फेस करता है। कि आप अगर एक
इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। ये मेंबर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेंबर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और इसी तरह से ये मेंबर जो है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मेंबर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये मेंबर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी जो सरफेसेस हैं, दिस सरफेस ड्यू टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द फुटिंग, जो आपका टो का पोर्शन है दैट विल फेस अ टेंसाइल फोर्सेस, जो आपका हील का अपर पोर्शन है दैट आल्सो फेसिंग टेंसाइल फोर्सेस, और इस मेंबर की वजह से ये आपकी जो इंटरनल वॉल वाली साइड है जो कि बैकफिल की तरफ है, दैट दिस वॉल इज आल्सो फेसिंग जो है टेंसाइल फोर्सेस। और मैक्सिमम जो प्रेशर्स हैं या इंटेंसिटीज हैं वो आपके इस बार वाले एंड्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो कि आपके फुटिंग के साथ कनेक्ट होती है चीजें, ये दोनों एंड्स। अब आते हैं फुटिंग बियरिंग प्रेशर के अब आते हैं बियरिंग प्रेशर के ऊपर, फुटिंग के ऊपर बियरिंग प्रेशर। ये हमारा था रिटर्निंग बॉल। इस रिटर्निंग बॉल के ऊपर जो है वो आपका यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जो कि आपकी नाउ कमिंग बैक टू द फुटिंग बियरिंग प्रेशर। अब एक रिटर्निंग बॉल के ऊपर इसको अपना जो है वो डेड वेट एक्ट कर रहा है। ये बैकफिलिंग साइड से जो है वो एक्टिव प्रेशर बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और ये बैकफिल मटेरियल का अपना वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ये एंड जो है वो फ्री है। अब अगर यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अब अगर ये वाली साइड जो है वो आपका लेटरल जो अर्थ प्रेशर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, अगर वो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो ये आपकी बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो सडनली आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये एक स्टिफ मटेरियल है। तमाम जो मटेरियल्स हैं वो आपके एक लाइक स्टिफर मटेरियल की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। अगर एक एंड जो है वो आपका रोटेट करता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो अदर एंड्स भी रोटेट करेंगे। तो बियरिंग प्रेशर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आपकी जो है टो वाली साइड पे, टो के नीचे जो है वो मैक्सिमम आपको बियरिंग प्रेशर जो है वहां पे आपको रिक्वायर्ड है कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम इस रीजन के अंदर होना जरूरी है। अदरवाइज अगर सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी प्रेशर्स यहाँ पे मैक्सिमम है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इस तरफ आ जाती है तो हमारा जो है वो मेंबर किसी भी वक्त जो है वो बियरिंग प्रेशर की वजह से फेल हो सकता है। अगेन कमिंग बैक टू द स्ट्रेंथ स्टील कैंटिलीवर टी वॉल, कि जो आप मेजर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, मेन स्ट्रेंथ बार्स प्रोवाइड करते हो, वो आपकी इन्फोर्समेंट किस तरह से करती है, एक्ट कर रही होती है कि आपकी बैकफिलिंग साइड से जो प्रेशर अप्लाई हो रहे होते हैं वो प्रेशर आपके इस बॉल को इस तरफ ट्विस्ट कराने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर द मेजर इन्फोर्समेंट विल बी हियर स्ट्रेंथ स्टील फॉर एक्सटर्नल लोडिंग, कि मेजर एक्सटर्नल लोडिंग का जो स्टील है मेन रिइंफोर्समेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, बाकी जो अदर स्टील है वो आपका इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। इसी तरह से फुटिंग के अंदर दोनों बार जो है वो आपके फुटिंग के डिजाइन के हिसाब से जो स्टील रिक्वायर्ड है वो आपने प्रोवाइड करना है दोनों केसेस के अंदर। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्टील प्रोवाइड करें, अगर तो हम टेम्परेचर और श्रिंकेज स्टील प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास श्रिंकेज बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जिसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है, कि मॉइस्चर की वजह से कंक्रीट के अंदर जो प्रेजेंट मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो थोड़ा सा सुकड़ना स्टार्ट करता है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद द टेम्परेचर है। तो इस सुकड़ने की वजह से ये एक वेटिंग एंड ड्राइंग का मैकेनिज्म जनरेट होता है। आपकी बारिशें आई या जो है वो बैकफिलिंग की तरफ से पानी प्रेजेंट था आउटर सरफेस के ऊपर, डायरेक्टली सनलाइट अप्लाई हो रही है, तो सनलाइट की वजह से, गर्माश की वजह से वॉल के अंदर से जो है वो पानी एवापोरेट हो रहा है, पीछे बैकफिलिंग की तरफ से जो है वो पानी वॉल सीप कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है तो ये आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो माइक्रो हेयर क्रैक्स अपीयर करवाता है, जिनको हम श्रिंकेज या ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक्स भी कहते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हम एडिशनल थोड़ा सा टेम्परेचर स्टील एंड श्रिंकेज स्टील जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके जो है वो इस केस के अंदर मेंबर्स के अंदर आपके these reinforcement highlighted reinforcement are considered as a temperature and shrinkage steel reinforcement. Now strength of reinforced sections, कि reinforced section जो आपने composite section बनाया है, जो कंक्रीट और स्टील आपस में मिलके देखो जो है वो एक modified section बना रहे हैं, what determines the strength of that section, कि असल में जो strength है उस section की वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो दोनों मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं कि कंक्रीट एज एन इंडिविजुअल और स्टील एज एन इंडिविजुअल मटेरियल थे, हमने उनको एज अ कंपोजिट ट्रीट करवाया, दोनों को कंबाइन करके। तो एज अ कंबाइन वो एज अ कंपोजिट एक्ट कर रहा है। तो जितना अच्छा कंक्रीट बना होगा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक हायर स्ट्रेंथ स्टील है, 80 केएसआई का स्टील है या 80,000 पीएसआई का स्टील है ग्रेड, और आपके पास कंक्रीट जो है वो वीकर कंक्रीट है, तो कोई फर्क जो है वो आपने एक स्टार्ट में ही एक ड्रॉबैक प्रोवाइड कर दिया। ड्रॉबैक क्या था बेसिकली कि जो मटेरियल्स आपने यूज किए वो दोनों की जो कंपैटिबिलिटी थी आपस में, उस कंपैटिबिलिटी को आपने जो है वो बरकरार नहीं रख पाया, उनको आपस में मैच नहीं कर सके। तो दोनों मटेरियल जितने अच्छे हैं उतना ही वो अच्छा बिहेव करते हैं, उतना ही वो अच्छा जो है वो आपस में परफॉर्म करते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद इट्स प्रिपरेशन, कि जो मटेरियल, जो एग्रीगेट्स आपने चूज किए वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपने सैंड चूज की वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही है, जो टाइप ऑफ सीमेंट आपने चूज किया वो भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा है, जो टाइप ऑफ एडमिक्सचर आपने यूज किया वो भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा है। Amount of cement is also affecting the strength. The amount of coarse aggregate is also affecting the strength. The quality of coarse aggregate is also affecting the strength. The different types of organic substances in coarse aggregate is also affecting the strength. तो जितना कंक्रीट आपका और मटेरियल आपके जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वो जितने ही अच्छे होते हैं, वो एज अ कंबाइन एज अ टुगेदर वो एक बड़ा अच्छा सा एक जो है वो म्यूचुअल बॉन्ड बनाते हैं, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो आपकी डिजाइन सेक्शंस जो आपने बनाए उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंडेंट होती है। नॉर्मली 28 डेज कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो 3500 से 4000 पीएसआई तक जो है वो हम रिटेनिंग वॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रेड स्टील का ग्रेड 60 और 60,000 पीएसआई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स। अमाउंट ऑफ रिवर कि स्टील का टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, साइजिंग एंड स्पेसिंग। साइज जो है वो एंड स्पेसिंग बेसिकली, और साइज जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डिपेंडिंग ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। लेकिन अमाउंट ऑफ बार्स या अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील जो है वो भी हमारा टोटली डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिजाइन है। जो हमारे पास जितनी लोडिंग्स आ रही हैं उसी हिसाब से जो है वो जितनी मूवमेंट्स और शीयर्स जनरेट हो रहे हैं, टॉर्शन जनरेट हो रही हैं, बकलिंग्स जनरेट हो रही हैं, उस वजह से जितना एरिया ऑफ स्टील हमें रिक्वायर्ड है उसी एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से हम जो है वो मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टील चूज कर रहे होते हैं। Now the location of river related to the compressive phase of concrete, के जो आपकी रिइंफोर्समेंट है वो आपकी किस फेज के हिसाब से, इधर आप कंप्रेसिव फेज के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हो, टेंजेंट फेज के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हो। एज आई शोन द प्रीवियस पिक्चर, जिसके अंदर एक कैंटिलीवर ट्रेनिंग वॉल था और एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर था। अगर इनको एज अ बीम ट्रीट करें, लेट्स सपोज कि ये आपकी जो सपोर्ट है यहाँ है और ये आपका जो मेंबर है ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर हम कैंटिलीवर के एंड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन जनरेट हो रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर ये टिल्ट होगा या बैंड होगा। इस डायरेक्शन के अंदर इसकी बैंड होने की वजह से जो इसका बॉटम सरफेस है या ये जो साइड सरफेस नजर आ रहा है, दिस फेस विल बी फेसिंग एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और इसका जो फोर्स वाली साइड है ये फोर्स वाली साइड जो है आपके एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस कर रहा होगा। तो कैंटिलीवर केस के अंदर जो आपकी मेन कंप्रेसिव फेसेस हैं वो ये है जो एज अ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है, और ये आपके पास जो है वो टेंशन रिइंफोर्समेंट आपने इस टेंशन केस के ऊपर प्रोवाइड करनी है जो आपके फोर्सेस वगैरह अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम सिंपली सपोर्टेड, लेकिन वाइस वर्सा ये चेंज है, अब कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने आप को, कैंटिलीवर का केस एक अलग कहानी है और सिंपली सपोर्टेड का केस एक अलग कहानी है। अगर एक और रिटेनिंग वॉल है फॉर एग्जांपल, उसका अपर एंड में एक सिंपली सपोर्टेड कर देता हूं और बॉटम एंड जो है वो उसको हम ऐसे हिंज कंसीडर करते हैं, तो उस केस के अंदर जो आपका लोड अप्लाई हो रहा होता है तो यहाँ पे दोनों तरफ सपोर्ट होने की वजह से ये बीम या ये मेंबर आपका इस पोजीशन के अंदर डिफ्लेक्ट होता है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है दिस विल बी फेसिंग एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस, और ये अपर फेस जो है वो आपका जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फेस कर रहा होगा। तो एज अ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हम डिजाइन करते हैं, एज अ टेंशन रिइंफोर्समेंट हम डिजाइन करते हैं। तो जो हमारे पास मेंबर है, जो टाइप की रिइंफोर्समेंट है एज अ मेन फ्लेक्चर रिइंफोर्समेंट और एज अ मेन कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हमें उसी रेस्पेक्टिव फेज के हिसाब से हमें प्रोवाइड करनी है। अगेन कमिंग बैक हियर इन द कैंटिलीवर केस, कैंटिलीवर केस के अंदर आपका जो स्टेम है
उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि हील का जो अपर सरफेस है फेसिंग एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस और उसका बॉटम फेस जो है वो एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फेस कर रहा है। इसी तरह से टो का जो बॉटम रीजन है इज फेसिंग एज अ कंप्रेसिव एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस, अपर रीजन फेसिंग एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और जो आपका स्टेम है या वॉल है, इस वॉल की जो बैकफिल साइड है दैट इज फेसिंग एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस, और जो आपकी फ्री साइड है दैट इज फेसिंग एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो जो आपके स्ट्रेसेस जिस डायरेक्शन के अंदर जनरेट हो रहे हैं, जिस साइड के ऊपर जनरेट हो रहे हैं, उसी साइड के ऊपर आपने उस तरह की रिइंफोर्समेंट्स और स्ट्रेंथ ऑफ दैट रिइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड करनी है। अगेन हियर इन द केस द सिमिलर थिंग कि अगर फॉर एग्जांपल बैकफिल हमारा यहाँ पे हमारा जो लोडिंग है इस तरह से जनरेट हो रहा है, तो हमारी जो टेंशन स्ट्रेंथ रिइंफोर्समेंट है वो हमने इस डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड की, एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट हमने इस डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दी। एक्जैक्टली इसी तरह से फुटिंग के केस में हमने दोनों एज अ कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट के हिसाब से प्रोवाइड की, और कंप्रेसिव यहाँ पे भी आ गई, कंप्रेसिव यहाँ पे भी आ गई। ये आपका रीजन जो है वो टेंसाइल में चला गया, ये आपका रीजन जो है वो टेंसाइल में चला गया। इसी तरह से जो है वो अगर आपकी बैकफिल साइड है और ये मैनुअर साइड है, फ्री साइड है, यहाँ पे आपका जो लोड है एज अ पैसिव एक्ट कर रहा है, उस केस के अंदर जो है वो आपका दिस साइड इज एक्टिंग एज अ टेंसाइल एंड दिस साइड इज एक्टिंग एज अ कंप्रेसिव। तो जिस तरफ से आपके प्रेशर सप्लाई हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि बैकफिल जो है वो हमें मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहा है हमारे वॉल के ऊपर। समटाइम्स के अंदर एक्टिव प्रेशर ज्यादा होता है, समटाइम्स के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि पैसिव प्रेशर ज्यादा हो। एक मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको तीसरी चौथी स्लाइड के ऊपर कि जिसमें एक जो है वो हमारी तरफ एक तरफ रिटर्निंग वॉल के ऊपर जो है वो सरचार्ज के तौर पे रोड आ रहा था और दूसरी तरफ आपका एक रिवर फ्लोट कर रहा था। उस केस के अंदर आप इस बात से जो है वो आपका ये वाला केस समझ में आ जाएगा हो सकता है कि आपके दोनों फेसिस की तरफ से वॉल के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर सप्लाई हो रही है। एक तरफ आपका जो है वो लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और दूसरी तरफ आपका जो है वो रिटेन्ड मटेरियल है, बैकफिल मटेरियल है। दोनों तरफ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटीज या प्रेशर जो है एक्ट कर रहे हैं वॉल के ऊपर। तो हमने व्हाइल डिजाइनिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमने कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, किस चीज को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। ये आपका सिंपल एज अ डी डिस्टेंस जो हम इफेक्टिव डिस्टेंस चूज करते हैं किसी भी रिइंफोर्समेंट या किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को डिजाइन करने के लिए। और क्लियर कवर आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपकी मेन रिइंफोर्समेंट है उसके एज से लेके मेंबर का या वॉल का जो सरफेस है उस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एज अ क्लियर कवर ट्रीट करते हैं। ये भी आपका क्लियर कवर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका क्लियर कवर है, ये भी आपका क्लियर कवर है। और इफेक्टिव डेप्थ अगर हम ये रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने लगे तो सेंटर ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट से लेके आपका सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इफेक्टिव डेप्थ। अगर हम इस रिइंफोर्समेंट को डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, या ये अगर आप एज अ ड्यूअल रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं या एक जिस तरह हम बीम को डिजाइन करते हैं एज अ डबली रिइंफोर्स डिजाइन बीम, उस केस के अंदर आपका एक सेक्शन जो है वो डी हो जाता है, दूसरा सेक्शन जो है वो डी डैश कंसीडर होता है। Now another topic. Another important topic is retaining walls. The proportions of the retaining walls. कि जब आप रिटेनिंग वॉल को बनाने लगते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स कि हम रिटेनिंग वॉल को किस तरह से प्रोसीड करें, किस तरह से उसको लेके चलें आगे। द डिजाइन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल बिगिंस विद द ट्रायल सिलेक्शन। ये based on huge experience, based on the huge experience of designers, based on the huge experience of ACI codes and standards, specifications, हम जो है वो उसके ट्रायल डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं कि लेट्स सपोज हम अगर ये सेक्शंस रखते हैं तो ये कितना ओवरऑल जो है वो लोड्स या जो है वो बैलेंसिंग मोमेंट्स वगैरह फेस कर सकता है। द assumed section is then checked for stability and structural adequacy। कि जो आपने सेक्शन बनाया, जो आपने सेक्शन ट्रायल सेक्शन चूज किया, उसको हम फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फोर्सेस अप्लाई करके उसकी स्टेबिलिटी और उसकी जो है वो एडिक्वेसी को हम चेक करते हैं कि इधर जो सेक्शंस हम प्रोवाइड करने लगे हैं कि वह क्या जो फोर्सेस एक्टिव अर्थ प्रेशर्स, पैसिव अर्थ प्रेशर्स जो अप्लाई हो रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन या स्टेबल पोजीशन बरकरार कर पाएगा या नहीं। The following rules may be used to determine the approximate sizes of different parts of the cantilever retaining wall। कि जो हमारे पास कंडीशंस हैं बेस्ड ऑन द ट्रायल सिलेक्शंस, बेस्ड ऑन द जो है वो डिफरेंट इटरेशंस, जो हमें सजेशंस हैं वो ये क्या है कि नंबर 1 सजेशन इज हाइट ऑफ द वॉल, कि रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए
The overall height of the wall is equal to the difference in elevation required plus 3 to 4 feet, which is estimated frost penetration depth in northern states. कि जो आपकी बैकफिल है, जिस बैकफिल के लिए आप रिटर्निंग वॉल बनाने जा रहे हो, वो कितना है, और उस बैकफिल से आपका जो रिटर्निंग वॉल है वो 3 से 4 फीट ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिटेनिंग वॉल के अंदर जो रिटेन्ड मटेरियल है उसके ऊपर आपके फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, बर्फ, आप जो है वो अपना स्नो फॉलिंग, उसके बाद जो है वो कोई बारिशें वगैरह आ जाती हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बैकफिल हाइट एंड 3 to 4 फीट उसको आप बढ़ा देते हो, एक्सटेंड कर देते हो। नंबर सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द थिकनेस ऑफ द स्टैम, कि जो आपकी वर्टिकल वॉल है जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स को, जो आपके हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं वॉल के ऊपर, उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस टच में। तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मेंबर, थिकनेस ऑफ द स्टैम। द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द स्टैम। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा है पीछे दोनों लेक्चर्स के अंदर कि जिस तरह से आप टॉप सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी कम है, आप जैसे ही नीचे चले जाओगे, डेप्थ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चले जाओगे, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमने अपने जो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल्स हैं उनके अंदर भी यही फिलोसॉफी चलनी है कि लेट्स सपोज टॉप के ऊपर हमने एक थिकनेस डिसाइड कर ली, आप जैसे ही नीचे चले जाते हो थोड़ा सा उसकी थिकनेस को बढ़ाते जाओ। कितना बढ़ाओ, कितना बढ़ाना है, एंड रिच इज मैक्सिमम वैल्यू एट द बेस। कॉन्सिक्वेंटली द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर इन द स्टेम अकर एट इट्स बेस, कि जो बेस वाला रीजन है उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम शियर और मैक्सिमम जो है वो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रही है। The stem base thickness may be estimated to around 1/12 to 1/10 of the height. अब ये आपकी स्टेम है, स्टेम वर्टिकल वॉल। अब इसके अंदर जो बेस के पास जो इसकी थिकनेस है, दैट थिकनेस बेसिकली इज h/12 और h/10। h क्या है? h आपकी ओवरऑल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल है, कि अगर आपने यहां पे जो इसकी थिकनेस है चूज करनी है वो आपने h/12 टू h/10 के दरमियान आप चूज करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थिकनेस एट द टॉप ऑफ द स्टेम मे बी अज्यूम्ड टू बी 8 to 12 इंचेस, कि आपकी जो टॉप थिकनेस है ये आपकी वेरी कर रही है 8 to 12 इंचेस के दरमियान। एंड third point here is because the retaining walls are designed for active earth pressures causing a small deflection of the wall, it is advisable to provide the face of the wall with a better of 1/4 inch per feet of height h to compensate the forward deflection. अब किस तरह से, कि जैसे ही आप ये ड्रॉपेज दे रहे हो, जो आप एक स्लोप दे रहे हो, दैट स्लोप बेसिकली इज 1/4 इंचेस या 0.25 जो है वो आपका इंचेस जो है वो आपने देना है 1 फीट के हिसाब से। आप उसकी रेशियो जो है वो गिराते जाते हो या बढ़ाते जाते हो। अगर आप इस डायरेक्शन से इस तरफ डिजाइन कर रहे हो तो आप इंक्रीज करते जाओगे 1/4 इंचेस पर फीट के हिसाब से। अगर आप इस डायरेक्शन से अपर साइड की तरफ आते हो तो इंक्रीज करते जाओगे 1/4 इंचेस पर फीट के हिसाब से। अगर आपकी जो रिटेनिंग वॉल या किसी भी किस्म की जो हाइट है, उसकी मैक्सिमम हाइट जो है, रिटेनिंग वॉल की मैक्सिमम हाइट जो है वो 10 फीट तक है, तो आपने कोई जरूरत नहीं है स्टैम्पर की, आप कांस्टेंट एक प्लेन वॉल भी बना सकते हैं। द थर्ड इज द लेंथ ऑफ द बेस, कि जो आपकी बेस प्लेट है टोटल उसकी जो लेंथ कितनी होनी चाहिए। एंड इनिशियल एस्टिमेट फॉर द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ 2/5 to 2/3 ऑफ द वॉल हाइट मे बी अडॉप्टेड, कि जो आपका बेस है, इस बेस की जो डिस्टेंस है वो आप रख सकते हैं 2/5 to 2/h और 2/3 ऑफ h। कम से कम जो है वो जो ओवरऑल वर्टिकल वॉल है इसका जो 2/5 और 2/2 रेशियो जो है वो है हाइट का आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द बेस, बेस की जो थिकनेस है बिलो द स्टेम इज एस्टिमेटेड एट द सेम थिकनेस ऑफ द स्टेम एट इट्स बेस। दिस इज 1/12 to 1/10 of the wall height. A thickness of about 12 inches is recommended. अगर आपकी ये वाली जो 1/12 एंड 1/10 जो है हाइट आपकी 10 इंचेस से कम आती है तो कोर्स रिकमेंड करते हैं गो फॉर द 12 इंचेस। एक अपनी ये 12 इंचेस से कम आती है तो गो फॉर द 12 इंचेस। द वॉल बेस मे बी यूनिफॉर्म थिकनेस और टेम्पर्ड टू द एंड्स ऑफ द टो एंड हील वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज 0।
कि आप जो है वो इन वॉल्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, इनको टेम्पर्ड भी रख सकते हैं। जो आपने एक्स डिस्टेंस यहाँ निकाला स्टेम, जो स्टेम की थिकनेस एट द बेस, वही आप स्टेम की थिकनेस जो है वो यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये आपकी मिनिमम थिकनेस जो है वो 12 इंचेस होनी चाहिए। अगर आप एक्स सेम डिस्टेंस यहाँ रखते हो तो ये रेक्टेंगुलर फुटिंग बन जाएगी। So these were the design proportions recommended by the variety of codes and variety of जो है वो trial sections की तरफ से जो है वो ट्रायल सेक्शंस के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स की तरफ से प्रपोज डायमेंशन थे। अब आते हैं डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि व्हाट आर द कोर्स जो है वो रिकमेंडेशंस फॉर दिस। कोर्स क्या रिकमेंड करते हैं हमारे इस टाइप ऑफ रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए। द एसीआई कोड प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर बियरिंग वॉल डिजाइन। कि बियरिंग वॉल डिजाइन करने के लिए एसीआई ने वैरायटी ऑफ मेथड्स, एसीआई अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट वैरायटी ऑफ मेथड्स या जो वो डिजाइन रिकमेंडेशंस ऑलरेडी उनकी तरफ से प्रपोज्ड हैं। द मेन रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, द मिनिमम थिकनेस ऑफ बियरिंग वॉल्स। जो आपकी रिटर्निंग वॉल्स हैं उनकी थिकनेस कम से कम कितनी होनी चाहिए, इज 1/25 द सपोर्टेड हाइट और लेंथ। कि जो सपोर्टेड हाइट है या लेंथ है उसका 1/25 का रेशो जो है वो आप कम से कम प्रोवाइड करना है, विच इज शॉर्टर बट नॉट लेस देन 4 इंचेस। कि जो भी वैल्यू आती है पर वो वैल्यू जो है 4 इंचेस आपने कैसे भी करके प्रोवाइड करने ही करने हैं। थिकनेस ऑफ द रिटर्निंग वॉल की बात हो रही है। जो हमने पहले डिस्कस किए वो थे डिफरेंट प्रोपोर्शन अजम्पशंस सजेस्टेड बाय जो है वो रिसर्चर्स की तरफ से, डिजाइनर्स की तरफ से सजेस्ट थे कि कम से कम जो है वो आप ये ट्रायल सेक्शंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कोड कहता है कम से कम जो है वो 4 इंचेस आपकी रिटर्निंग वॉल की थिकनेस होनी चाहिए। अगेन इट्स डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। जो लोड्स एक्ट कर रहे हैं, कितने लोड्स आ रहे हैं अपना वॉल के ऊपर, उसी हिसाब से हमारी जो थिकनेस है वो डिजाइन थिकनेस ऑफ द वॉल बढ़ती जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज मिनिमम एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट। कि जो आप हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो वॉल के अंदर वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। 0.0025 into BH। BH बेसिकली इज द ग्रॉस कंक्रीट वॉल एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 0.0025 आप मल्टीप्लाई करके एक रेशियो वैल्यू निकाल लेते हो। वो रेशियो आप कम से कम जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट रेशियो है। दिस वैल्यू मस्ट बी रिड्यूस्ड to 0.0020 BH if number 5 or smaller deformed bars of FY yield strength 60 केस है। अगर हायर स्ट्रेंथ स्टील आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा इसको मजीद कम कर सकते हो एरिया ऑफ स्टील को। अगर आप वेल्डेड वायर्स यूज कर रहे हो, वेल्डेड स्टील रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हो, चाहे प्लेन हो चाहे डिफॉर्म्ड हो, द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो आपने एनी हाउ 0.0020 BH प्रोवाइड करना ही करना है। थर्ड पॉइंट इज द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट थी इसी तरह से वर्टिकल रिइंफोर्समेंट के अंदर उन्होंने जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से जो है वो डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं कि आप परसेंटेजेस जो है वो इतना यूज कर सकते हैं 0.0015 into BH। अगर आप जो है वो नंबर 5 की बार और स्मॉलर डायमेंशंस की बार जो है यूज कर रहे हैं तो आप मजीद एरिया ऑफ स्टील को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल्डेड वायर्स और जो है वो आपकी प्लेन और डिफॉर्म कंडीशंस के अंदर है तो आप एरिया ऑफ स्टील जो है वो मिनिमम 0.0012 BH तक प्रोवाइड कर सकते हैं। Then we are coming on the fourth important point, that is maximum spacing. Maximum spacing between bars in vertical and in horizontal directions. कि horizontal reinforcement के दरमियान spacing और vertical reinforcement के दरमियान जो है वो spacing हमने कितनी रखनी है। The maximum spacing between the bars is smaller of 18 inches, कम से कम 18 इंच रखना है, और 3 times the wall thickness। दो कंडीशंस हैं, दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमने चूज करनी है। एक वैल्यू है 18 इंच की और दूसरी वैल्यू है जो 1/3 3 times the wall thickness। कि जो वॉल थिकनेस है अगर फॉर एग्जांपल 8 इंच है तो 3 times 8 इंच कितना हो गया 24 इंचेस। तो 24 इंचेस और 18 इंच दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो दोनों में से जो लेसर वैल्यू है वो हमने कम से कम जो है तो मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। एक 24 इंचेस हो गया, दूसरा 18 इंचेस हो गया, तो हम जो है वो 18 इंचेस प्रोवाइड करेंगे। इफ द वॉल थिकनेस एक्सीड्स 10 इंचेस,
अगर वॉल जो थिकनेस है दीवार की या रिटेनिंग वॉल की 10 इंच से एक्सीड करती है, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट शुड बी प्लेस्ड इन 2 लेयर्स। जिस तरह से हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल टू द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल सरफेसेस एज फॉलोज। लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड्स। लेट्स सपोज अगर ये आपकी 10 इंच से ज्यादा है तो रिइंफोर्समेंट जो है वो 2 लेयर्स के अंदर होनी चाहिए आपकी, एक यहाँ पे दोनों फेसेस के दरमियान, यानी कि दोनों फेसेस के नियर प्लेसेस में। अगर हम पीछे मजीद पीछे जाएं स्लाइड्स के अंदर तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये फॉर एग्जांपल आपका रिटेनिंग वॉल है, ये एक्सीड करती है 10 इंच से, तो आपकी एक लेयर रिटेनिंग स्टील की यहाँ पे आ गई, एक लेयर स्टील की यहाँ पे आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह से फुटिंग के अंदर भी 2 लेयर्स आ गई। ये आपका फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर फेस कंसीडर हो रहा है, तो ये आपका इंटीरियर फेस कंसीडर हो रहा है। तो दोनों कंडीशंस के अंदर जो हमारे कोड्स कहते हैं कि आपकी थिकनेस अगर 10 इंचेस से एक्सीड कर जाती है, उस केस के अंदर जो है वो कम से कम आपने 2 लेयर्स के अंदर स्टील प्रोवाइड करना है, 2 लेयर्स के अंदर, पैरेलल लेयर्स के अंदर, टू द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल सरफेसेस एज फॉलोज। फॉर एक्सटीरियर वॉल सरफेसेस at least half of the reinforcement should have a minimum cover of 2 inches। कि जितनी रिइंफोर्समेंट है कम से कम आपने जो आधी रिइंफोर्समेंट है उसको 2 इंच कवर प्रोवाइड करना है, क्योंकि कवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कि एक्सटर्नल फेसेस के अंदर आपकी जो बाहर से आउटर एटमॉस्फेरिक सरफेस है, वहां से जो है वो वैरायटी ऑफ मॉइस्चर्स, वैरायटी ऑफ केमिकल्स हवा के अंदर नमी की वजह से, रेन्स की वजह से जो खला के अंदर मौजूद गैसेस हैं वो भी आपके समटाइम जो है वो पानी के जरिए से जो है एब्जॉर्ब होके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाती है और वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करता है। तो अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही वो जज़ब होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, गैसेस जो है वो स्टील के साथ और कंक्रीट के साथ रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शन की वजह से वैरायटी ऑफ जो है वो फेल्यूर्स या इरोजन अपीयर होती है मेंबर के अंदर से, और मेंबर जो है वो स्लोली स्ट्रेंथ लूज करना स्टार्ट करता है। This is because the exterior surface of the wall is normally exposed to different weathering conditions and temperature changes. As we discussed कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से और डिफरेंट वेदरिंग कंडीशंस की वजह से जो आउटर सरफेस है वो मोस्ट जो है वल्नरेबल है टू द ओपन एटमॉस्फेयर, कि किसी भी किस्म से थोड़ा सा जो है वो, इवन सम रिसर्चर्स इस तरह से भी कहते हैं कि जो हाई स्ट्रेंथ स्टील्स है उनके ऊपर जो एक छोटा सा डॉट जो करोजन का, वो भी उसकी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ को। उसके बाद फॉर इंटीरियर वॉल सरफेसेस the balance of the required reinforcement in each direction should have a minimum cover of 3 by 4 inches but not more than 1/3 of the wall thickness। कि आपकी जो इंटीरियर सरफेस है उसके अंदर आप कम से कम 3 by 4 इंचेस और 1/3 ऑफ द वॉल थिकनेस कम से कम आपने कवर प्रोवाइड करना है, ताकि जो प्रोटेक्शन है वहां अंदर वाली साइड हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अंदर वाली साइड इतनी ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक्सटर्नल जो सरफेस है वो आपको ओपन एटमॉस्फेयर की तरफ ज्यादा आ रहा है, इस वजह से वहां पे हमें वी नीड अ प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर अटेंशन। देन वी हैव अ मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एंड फाइनल, उसके बाद जो है वो हमारे पास मिनिमम स्टील एरिया इन द वॉल फुटिंग। जो हील एंड टो है उनके अंदर जो है वो ACI की कोड्स और लिमिटेशंस के हिसाब से हमने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील्स प्रोवाइड करना है। इज दैट रिक्वायर्ड फॉर द श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्टील भी हमने प्रोवाइड करना है। अगर आपके हायर ग्रेड स्टील्स हैं तो आप 0.0020 BH से आप अपने कंक्रीट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मजीद डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के अंदर द मिनिमम स्टील एरिया इन द वॉल फुटिंग हील और टो अकॉर्डिंग टू ACI कोड सेक्शन is that required for shrinkage and temperature reinforcement। अगर आप हायर स्ट्रेंथ स्टील 60 KSI का यूज करते हैं तो आपकी जो स्टील है तो मिनिमम 0.0018 BH आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका 40 और 50 KSI है तो 0.0020 BH आपने चूज करना है। Because this minimum steel area is relatively small, it is common practice to increase it so that minimum area of steel required for flexure must be। आपका जो मिनिमम अपर से, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला आपने यूज किया और दूसरा ये वाला फार्मूला यूज किया, दोनों से आपने वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लें। अब दिस वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज कमिंग लेस देन दिस वैल्यू, तो हमने जो कम से कम जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर है हमने प्रोवाइड करना है।
जो एक डिजाइन वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील होती है, एक जो है वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है। तो हम यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हमने इन और प्रोवाइड करना ही करना। Another important and last topic is drainage. The earth pressure discussed in the previous section does not include any hydrostatic pressure. कि जो पीछे हमने सेक्शंस डिस्कस किए, सरचार्ज प्रेशर्स डिस्कस किए, जो हमने वैरायटी ऑफ सरचार्ज प्रेशर अंडर यूनिफॉर्म सरचार्ज प्रेशर अंडर पार्शियल कंडीशंस, इंक्लाइन लोडिंग्स, डिफरेंट प्रेशर्स, हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात नहीं की कि लिक्विड जो है वो कितना सेंसिटिव है टू अवर स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर। If water accumulates behind the retaining wall, the water pressure must be included in the design. अगर पानी आपका जमा हो जाता है रिटेनिंग वॉल के आसपास, सॉइल के साथ सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है उस चीज को, सॉइल के अंदर ऐसा सैचुरेटेड सैंड बन जाती है, उस केस के अंदर आपका एक और एडिशनल जो है वो प्रेशर अप्लाई होती है वॉल के ऊपर, रिटेनिंग वॉल के ऊपर। दैट प्रेशर बेसिकली इज नोन एज अ वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Surface or underground water may seep into the backfill and develop the case of submerged soil. Surface water भी sometimes ground water टेबल जो है वो ऊपर आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और उनकी वजह से या आपका आउटर सरफेस से जो है वो पानी जो है वो इमर्स हो जाता है, सॉइल उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, उस केस के अंदर सबमर्ज्ड सॉइल कंडीशन बन जाती है, जहाँ पे हमने जो है वो पीछे डिस्कस किया कि हाइड्रोस्टैटिक जो है वो दो केसेस के अंदर आपको स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है, दो किस्म के प्रेशर अप्लाई करता है। नंबर वन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी लिक्विड, और दूसरा जो है वो आपका अपलिफ्ट प्रेशर। तो ड्रेनेज का केस जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, इस केस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो वैरायटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स अप्लाई हो रही हैं। तो अवॉइड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्रेनेज शुड बी प्रोवाइडेड बिहाइंड द वॉल, कि पानी अगर वॉल के पीछे स्टोर हो जाता है तो उस पानी को वहां रोकने के बजाय हमें फौरन जो है प्रॉपर जो है वो ड्रेन प्रोवाइड करना है, ताकि वो वाटर हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज किए बगैर वहां से मूव आउट हो जाए। उसके लिए हम क्या क्या टेक्निक्स या क्या जो है वो ओपिनियंस अपनाते हैं, लेट्स सी। नंबर वन, deep holes in the retaining wall of 4 inches or more in diameter and spaced about 5 feet on centers horizontally and vertically can be provided. Deep holes यानी कि हमने जो है वो सुराख कर दिया, लाइक स्मॉल होल्स हमने बना दिए रिटेनिंग वॉल को, इन वर्टिकल डायरेक्शन भी एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी। जितनी लेंथ वाइज आपका मेंबर बड़ा है उसमें भी हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन के ऊपर हमने जो 4 से 5 फीट डिस्टेंस के ऊपर 4 इंच के होल्स बना लिए या पाइप्स प्रोवाइड कर दिए, जिसके जरिए से जो है वो आपका रिटेन मटेरियल के पास में जो लिक्विड जमा होता है वो लिक्विड आपका यहाँ से सीप करके निकल जाता है। अक्सर बारिशों के सीजन में आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जहां पर रिटर्निंग वॉल वगैरह खुद हो तो वहां पे जो है वो हमें ये वीक होल्स वगैरह नजर आते हैं। सेकेंड, आप सैंड प्लस स्टोन फिल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्निंग वॉल के आसपास हमने जो है वो एक सैंड फिल्टर प्रोवाइड कर दिया। सैंड फिल्टर इज लाइक जिसके अंदर जो है वो हमारे सैंडी सब्सटेंसेस ऊपर होते हैं और नीचे जो है वो कोर्सर पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसकी पिक्चर जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि जो है वो फाइनर सैंड है। अगर आपका पानी जो है वो फाइनर सैंड के अंदर जो है वो कलेक्ट किया, दिस बेसिकली इज नोन एज एक सेडिमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो पानी को अलो करते हैं, पानी उनके अंदर से सीप हो जाता है। तो देयरफॉर इन दिस केस अगर फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमने जो है वो इस तरह की कोई सैंड एंड स्टोन फिल्टर्स की हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस या कोई जो है वो हमने एक लेयर प्रोवाइड कर दी, तो वो लेयर बेसिकली आपका एज अ ड्रेनेज एक्ट कर रही होती है। यहाँ पे बारीक सैंड है, इसके ऊपर जैसे पानी आता है स्लो स्लो सीप कर जाता है इसके अंदर। उसके बाद जो है वो वैरायटी ऑफ हम ऑब्जेक्ट या बिगर साइज के स्टोन्स वगैरह यूज करते हैं, फिर स्टोन के बड़े साइज के और बोल्डर्स या अपने जो है वो ग्रेवल्स आ जाते हैं और पानी जो है वो स्लोली स्लोली सीप करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। एंड थर्ड केस इज perforated pipes. Perforated pipes of 8 inches in diameter laid along the third case is perforated pipes. Perforated pipes of 8 inches in diameter laid along the base of the wall and surrounded by the gravels आप यूज कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली इस वॉल के हॉरिजॉन्टल के अंदर आप
कंप्लीट इस पाइप को परफोरेटेड फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी एक रिटर्निंग वॉल है, इसके सराउंडिंग में जो है वो आपने ड्रेनेज पाइप जैसे परफोरेटेड पाइप आपने बिछा दिया, जिसके जरिए से जो है वो पानी पाइप के अंदर परफोरेटेड पाइप बेसिकली इसके अंदर सरफेस के ऊपर जो है वो सुराख होते हैं, उन सुराखों के जरिए से पानी उनके अंदर चला जाता है, सीप कर जाता है, और वो पाइप जो है वो उसको लेके कहीं पे जो है वो डंप ऑफ कर देता है या ड्रेन हो जाता है उन पाइप के अंदर से। Perforated pipe of 8 inches in diameter laid along base of the wall and surrounded by the gravels, बड़े बड़े पत्थर जो है वो उसके सराउंड में लगाए जाते हैं ताकि जो सैंडी या बारीक पार्टिकल्स हैं वो उन होल्स को परफोरेटेड पाइप्स को फिल ना कर सकें और पानी जो है उसके अंदर से सीप होता हुआ ड्रेन ऑफ हो जाए। Again, this is the same image पिक्चर जिसके अंदर जो है वो परफोरेटेड पाइप यहाँ पे हमने असेंबल किया हुआ है और उसके अंदर से जो है वो उसके सराउंडिंग में हमने ग्रेवल्स की एक लेयर बिछाई हुई है, और जैसे ही पानी को स्टोर होता है बैकफिल साइड के ऊपर तो वो पानी वहां से सीप करता हुआ उस परफोरेटेड पाइप के जरिए ड्रेन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड बेसिकली इज ब्लैंकेटिंग और पेविंग द सरफेस ऑफ बैकफिल विद एस्फाल्ट टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस। कि आपका जो बैकफिल मटेरियल है, अपर सरफेस है, उसको आप पेव कर दो या उसकी जो है वो ऊपर प्लास्टर कर दो, उसको जो है वो एक स्मूथ लेयर प्रोवाइड कर दो ताकि पानी जो भी बरसात का बैकफिल एरियाज के ऊपर आ रहा है तो वो वहां से बजाय इसके अंदर सीप होने के आपको सरफेस के ऊपर से जो है वो निकल जाए। ब्लैंकेटिंग और पेविंग द सरफेस ऑफ बैकफिल, ये जो बैकफिल है उसके सरफेस को हम जो है वो स्मूदर बना रहे हैं, उसके सरफेस को हम पेव कर रहे हैं, उसके सरफेस को हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसके सरफेस के ऊपर हम जो है वो एक प्लास्टर लगा रहे हैं ताकि जो पानी सीप करने के बजाय आपका ओवरफ्लो होके मूव आउट हो जाए। That's all for today's lecture. I hope you understand what we discussed today. In our upcoming lecture, we will go for the design of cantilever retaining wall, and that design is very important for all of you in your whole life. और उस डिजाइन को समझने के लिए ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि प्रिपेयर द समरी ऑफ दिस लेक्चर। इसको एक रिटन फॉर्म में इसकी एक समरी बनाएं तमाम बंदे। आल्सो राइट एंड अंडरस्टैंड द फेल्यूर मैकेनिज्म्स। जो फेल्यूर मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए, किस तरह से जो है वो प्रेशर्स अप्लाई होते हैं, किस तरह से जो है वो स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग एंड बियरिंग प्रेशर्स जनरेट होती हैं, क्योंकि ये हमने जो आगे डिजाइन करते हैं उनके अंदर आपको इस चीज का बड़ी एक हेल्प मिलेगी ताकि जो है वो हम इस चीज को इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए डिजाइंस को। Also write and understand the failure mechanisms and expressions which will be used for the design of cantilever retaining wall। हम जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल डिजाइन करेंगे और उसके लिए जो है वो आप बी केयरफुल एंड बी रेडी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।